जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग इस वीडियो में संस्कृत का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि हिंदी का जो प्रथम पाली का पेपर था उसमें सब लोगों ने हिंदी में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव ठोक कर आए हैं, एकदम मैया पार कर दिए हैं। वेरी गुड, माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद था। मैंने बोला था ना कि टेंशन मतलब पूरा एकदम फाड़ कर लिखोगे, ठीक है। तो चलो अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको संस्कृत का बताते हैं, लेकिन उससे पहले माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद है। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, संस्कृत का भी पेपर अच्छे जाएगा, ठीक है। देखो जी, पहला आपका क्वेश्चन है संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलसकता पाठ हमें क्या शिक्षा मिलती है, यानी कि अलसकता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। तो देखो कैसे लिखना है, उत्तर में आपको लिखना है कि अलसकता पाठ विद्यापति द्वारा लिखित है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए हमें आलस्य को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। बस आपको इतना ही लिखना है कि अलसकता पाठ विद्यापति द्वारा लिखित है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, इसलिए आलस्य को मनुष्य के लिए हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए मनुष्य को, ठीक है। बस यही आप लोगों को लिख देना है। अब देखो अगला आपका प्रश्न है कि विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा अलसकता पाठ में किसकी कहानी है। 6 वाक्य में उत्तर दे। अब 6 वाक्य का मतलब समझ, तो 6 सेंटेंस पर आपको उत्तर देना है। कैसे, तो पहला आपका हो गया विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि है, ये एक सेंटेंस हो गया, यानी कि एक वाक्य हो गया। दूसरा लिख दीजिएगा उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की, 2 सेंटेंस हो गया। तीसरा लिख दीजिएगा इसमें 4 आलसियों के बारे में वर्णन किया गया, कितना हो गया, 4 हो गया। आगे लिख दीजिएगा इसमें आलस्य को त्याग देने की शिक्षा दी गई है, कितना हो गया, 5 हो गया। और एक और अपने मन से लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा अपने मन से एक और, क्योंकि इसमें आलस्य, इसमें कवि सबसे बड़ा शत्रु आलस्य को मानता है, इसमें आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानता है कवि। बस इतने लिख दिए। 6 वाक्य में लिखना है। देखो जैसे कहेगा वैसे आपको उत्तर देना है। पहले पूछा विद्यापति कौन थे, तो आप लोगों को लिखना है विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, तो उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। अलसकता पाठ में किसकी कहानी है, इसमें 4 आलसियों के बारे में वर्णन किया गया, यानी कि 4 आलसियों की कहानी है। 6 वाक्यों में लिखे, इसमें आलस्य को त्याग देने की शिक्षा दी गई। बस आप इतना भी लिख दीजिएगा, कोई टेंशन मतलब पूरा फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। ये संस्कृत है बाबू, और दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, पूरा फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। चलो अगला आपका है 3 नंबर। देखो 3 नंबर प्रश्न है कि अलसकता देखो केवल मेरी बातों को सुनेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ना, एकदम याद हो जाएगा। मैं आपको सच बताता हूँ, ठीक है। अलसकता पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुष को किसने और क्यों निकाला। तो मैंने बोला था ना, तो आप लोग क्या लिखेगा, अलसाला में आग लगने पर भी 4 आलसी आपस में बातें कर रहे थे। अलसाला में आग लगने पर भी 4 आलसी आपस में बातें कर रहे थे। तब एक नियुक्त पुरुष को भय हुआ कि अगर इन 4 आलसी को बाहर नहीं निकाला गया तो ये आग में जल जाएंगे, इसलिए उस नियुक्त पुरुष ने उन्हें बाल पकड़ते हुए बाहर निकाला। अब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि एक नियुक्त पुरुष के द्वारा आलसियों को अलसाला से कैसे बाहर निकाला गया, तो बाल पकड़कर, ठीक है। आप लोग टीक लगाना, बाल पकड़कर, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में देता है पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, ढकेल कर, और देता है बाल पकड़कर। तो आप लोग होशियार बच्चे हो, आप लोग टीक लगाना बाल पकड़कर, ठीक है। ऐसा ही लिखना आप लोग को, ठीक है। चलो अगला देखो छोटा क्वेश्चन से, और याद करने में मज़ा भी आएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अलसाला में आग लगने पर क्या हुआ। आप बता नहीं सकते कि अलसाला में आग लगने पर क्या हुआ, तो बताइएगा अलसाला में आग लगने पर कुछ बनावटी धूर्त भाग गए, बाकी 4 आलसी आपस में बातें करते रहे। यानी कि अलसाला में आग लगाने का मकसद यह था उन आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। तो आपको पता है कि जब अलसाला में आग लगाई गई तो जो बनावटी आलसी थे, जिसको धूर्त कहते, वो तो भाग गए, लेकिन जो असली में 4 आलसी थे वो तो वहाँ पर बैठे रहे। तो मकसद यही था कि ताकि हम आग लगाए अलसाला में, ताकि उन 4 आलसियों की परीक्षा हम ले कि वो भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं। तो पक्का प्योर आलसी थे, इसलिए वो नहीं भागे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 5 नंबर कि अलसाला में आग क्यों लगाई गई। अब यहाँ पर वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए ही अलसाला में आग लगाई गई। देखो वही क्वेश्चन पूरा घुमा फिरा कर वही कर रहा है, ठीक है। तो अलसाला पाठ के, यानी कि अलसकता पाठ के जो भी प्रश्न आ गया एकदम उसको छोड़िएगा मत, एकदम निचोड़ कर लिखिएगा, ठीक है। तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलसाला में आग लगाई गई। कुछ बनावटी आलसी तो लगे आग को देकर भाग गए, बाकी 4 आलसी आपस में बातें करते रहे। सभी क्वेश्चन घुमा फिरा कर वही पर आंसर ला रहा है, ठीक है।
तो अंत में आपको पूरा एक ही बार में बात को बता दूंगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो देखो मिथिला के मंत्री, वो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री था। तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव दानशील और दयावान था। वो गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन और वस्त्र देता था, साथ साथ आलसियों को भी भोजन एवं वस्त्र मुफ्त में देता था। यानी कि वो बहुत ही अच्छा आदमी था, दानशील था, स्वभाव से दयावान भी था। ठीक है, तो ये सब आपको लिख देना है। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि धूर्त लोगों की पहचान किस तरह हुई? धूर्त लोगों की पहचान किस तरह हुई, यानी कि जो बनावटी आलसी थे उन लोगों की पहचान किस प्रकार हुई? तो आलसाला में आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आग लगा दी गई। आग को देखकर धूर्त लोग भाग गए। इस प्रकार धूर्त की पहचान की गई। यानी कि धूर्त की तो वहाँ पर पहचान हो गई कि वो बनावटी है, जब उनकी जान जोखिम में जा रही है तो अपने जान को बचाने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन जो प्योर आलसी थे उनका जान से कोई मतलब ही नहीं था, जान जाए या न जाए। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन 8 नंबर जी आपका क्वेश्चन है कि चारों आलसियों के वार्तालाप अपने शब्दों में उत्तर दें। यानी कि चारों आलसी आपस में क्या बातें कर रहे थे, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। यानी कि जो आलसाला में जब आग लगाई गई उस समय वो चारों आलसी आपस में क्या बात कर रहे थे? देखो 4 आलसी आपस में बातें कर रहे थे, उत्तर में लिखना है 4 आलसी आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक ने कहा, अरे हल्ला कैसा हो रहा है? दूसरे ने कहा, इस घर में आग लगी हुई है। तीसरे ने कहा कि कोई पानी से भीगे वस्त्र से ढक दे। चौथे ने कहा, अरे इतना हल्ला क्यों करते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो? गजब का यार हाल था उन लोगों का। मतलब कि उन लोगों को शक भी नहीं हो रहा था कि हमारे घर में आग लगी हुई है। उन लोगों को शक भी नहीं हुआ था, शक हुआ था लेकिन वो इतना आलसी थे, इतना आलसी मतलब थे ना, मतलब कि पूछो मत। ठीक है, तो बस मेरे प्यारे लोग आपको देख लेना, ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि पहले आलसी ने क्या कहा था। तो पहले आलसी ने कहा था कि अरे हल्ला कैसा हो रहा है। दूसरे ने कहा कि घर में आग लगी हुई है, जबकि तीसरे ने कहा कि ये तीसरा वाला पूछ सकता है। तीसरे ने कहा कोई पानी से भीगे वस्त्र से ढक दे। चौथे ने कहा कि अरे इतना हल्ला क्यों करते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। ये सब आप लोगों ने याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप सब याद कर लीजिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन से आपका है, सबसे ज़्यादा इसी पार्ट से पूछा जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लास्ट ये उस पार्ट का क्वेश्चन है कि अल्लाह के कर्मचारियों ने आलसी की परीक्षा क्यों ली? तो आपको पता ना, आलसियों की पहचान के लिए अल्लाह के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा ली। ठीक है, अल्लाह के कर्मचारियों ने आलसियों की क्यों परीक्षा ली तो नहीं बता सकते हैं। आलसियों की परीक्षा के लिए ही अल्लाह में कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा ली। ठीक है, बस यही लिख देना है। अब देखो अब आगे आपका पहला चैप्टर का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, मंगलम पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दीजिए। इनके मंगलम पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं आपको बताना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, मंगलम पाठ 5 श्लोकों से संकलित है। इस पाठ में सत्य के बारे में चर्चा किया गया है। सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य आलस्य नहीं बल्कि सत्य से ही हम परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का सत्ता मार्ग विस्तृत होता है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले आप लिखिएगा, मंगलम पाठ में 5 मंत्र यानी कि 5 श्लोक संकलित है। मंगलम पाठ में 5 श्लोक संकलित है। इस पाठ में सत्य के बारे में चर्चा किया गया है। सत्य की हमेशा जीत होती है, आलस्य से नहीं बल्कि सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग विस्तृत होता है। बस यही आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, किसी न किसी तरह वीडियो को 2 बार 3 बार देख कर आप लोग याद कर लीजिए। इसलिए मैं वीडियो में ज़्यादा लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, केवल काम की चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अब देखो ये कौन फ़ोन कर दिया इसमें। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखना, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही विद्वान पुरुष उस दिव्य पुरुष को पढ़ लेता है। ठीक है, पढ़ लेता है। बस इतना ही आप लोग लिख देना। ठीक है, अब देखो अगला, अब देखो मैंने बोला था ना कि यार बहुत इंपॉर्टेंट, विवाह संस्कार का वर्णन करें। ठीक है, तो देखो विवाह संस्कार का वर्णन करने से पहले क्वेश्चन को लंबा आंसर देने का एक तरीका आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मानव जीवन में प्रायः 16 संस्कार होते हैं। उन 16 संस्कारों को 5 भागों में बांट दिया गया, जिसमें से एक भाग आता है विवाह संस्कार। ठीक है, विवाह संस्कार एक होता है। ठीक है, विवाह संस्कार एक होता है। विवाह संस्कार होने के बाद व्यक्ति
गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। अगर किसी व्यक्ति का विवाह हो जाता है तो उसके ऊपर सब जिम्मेदारी आ जाता है, बीवी का देखभाल करना और आगे बच्चा होगा उसका देखभाल करना, घर का खर्चा चलाना, इनके सबका सब बोझ उसके ऊपर आ जाता है। एक तरफ से आप लोग समझ सकते हो, आप लोग भी समझदार हो यार, समझ सकते हो, ठीक है। तो विवाह संस्कार को पवित्र संस्कार भी माना जाता है। विवाह संस्कार में अनेक प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती है, कन्यादान, बहुत सारे कन्या मतलब कि जो भी मतलब कि क्रियाएं होती है वो होती है। हमको पूरा तो नहीं याद है, लेकिन जितना मतलब कि आप लोग लिख सकते हो, आप लोग नाम मत लिखना, आप लोग भी लिख देना कि अनेक विवाह संस्कार में अनेक क्रियाएं संपन्न होती है, जैसे सिंदूरदान हो गया, कन्यादान हो गया, हाथ देना इत्यादि। सिंदूरदान तो समझते हो, कन्यादान भी समझते हो, और हाथ देना ये सब तो आप लोग समझते हो। बहुत समझदार हो स्टूडेंट, आप बहुत समझदार हो, ठीक है। चलो अगला आपका क्वेश्चन से आता है 13 नंबर प्रश्न आता है कि केशांत संस्कार को योगदान संस्कार क्यों कहा जाता है, ठीक है। देखो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 2 वीडियो दूंगा, अगर दोनों वीडियो को आप टाइम दे दोगे 25 से 30 मिनट तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कल्याण हो जाएगा। मैं कसम से बोल रहा हूँ ना, एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 16 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 8 आपको लिखना होगा, और वो भी 16 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो 16 यार लड़ा जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। जाकर पूछ लो, प्रथम पाली के जितने भी स्टूडेंट होंगे, अगर आप लोग भी वीडियो देख रहे होंगे तो प्रथम पाली का पूरा क्वेश्चन रहता है, सेकंड पाली में तो गर्दा ही मच गया था, ठीक है। देखो 13 नंबर क्वेश्चन है कि केशांत संस्कार को योगदान संस्कार क्यों कहा जाता है, तो हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में हम लोग लिखेंगे केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम मंडन होता है, ठीक है। केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम मंडन होता है। इसमें योगदान का मुख्य कर्म होता है, अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम योगदान संस्कार भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य में महिलाओं के योगदानों का वर्णन करें, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन लिख दीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से मतलब ये चैप्टर छोटा है लेकिन बड़ा धमाका करता है, ठीक है। तो देखो संस्कृत साहित्य पाठ में लेखक के अनुसार प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं संस्कृत साहित्य के समूह बनाया। इससे स्पष्ट होता है कि लेखक के अनुसार महिलाओं का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि प्राचीन मतलब कि समय से लेकर आज तक सभी महिलाओं ने योगदान दिया है इसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया संस्कृत साहित्य लेखक पाठ में लेखक के अनुसार प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं संस्कृत साहित्य को समूह बनाया। इससे स्पष्ट होता है कि लेखक के अनुसार महिलाओं को संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन आता है, संस्कृत साहित्य पाठ में पंडिता छमाराव के योगदान का वर्णन करें। यानी कि संस्कृत साहित्य पाठ के लेखक ये पंडिता छमाराव, ठीक है। अब इसके बारे में आपको वर्णन कर देना है, देखो वर्णन कैसे करिएगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर आपको वर्णन करना है कि संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडिता छमाराव अति प्रसिद्ध है। यानी कि संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडिता छमाराव अति प्रसिद्ध है। शंकर उनकी उपमम रचना है। शंकर चरित्रम नामक रचना है, जिसको हम लोग शॉर्ट में शंकर बोलते हैं। तो शंकर चरित्रम नामक रचना किसकी है, तो पंडिता छमाराव जी की है। गांधी दर्शन में प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रही गीता, ग्राम ज्योति इत्यादि की रचना की थी। सत्याग्रही गीता इन्हीं की रचना है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखो बच्चे ये तो क्वेश्चन छोटा सा आ गया। अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो अलस कथा पाठ विद्यापति द्वारा लिखित है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए मनुष्य के आलस्य हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। ये तो क्वेश्चन फर्स्ट में ही बता दिया था, पता नहीं 2 बार कैसे क्वेश्चन घुसे हैं, ठीक है। अलग साल में आग क्यों लगाई, ये भी क्वेश्चन आपको बता दिए ना। ये 2 क्वेश्चन आ गया। देखो ये 17 और 18 हम क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, 2 बार यहाँ पर क्वेश्चन दिख गया, ठीक है। बट कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन आप लोगों में बता चुका हूँ, ठीक है। कहो तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ। चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बता देंगे, आपका रिपीट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, अलग साल में आग क्यों लगाई गई, तो अलग साल में आग लगने पर कुछ धूर्त भाग गए, बाकी 4 आलसी आपस में वार्तालाप करते रहे, ठीक है। और 18 नंबर देख लीजिए, अलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुष को किसने और क्यों निकाला। तो अलसाला में आग लगने पर भी 4 आलसी आपस में बातें करते रहे। तभी एक नियुक्त पुरुष को भय हुआ कि अगर इन 4 आलसी को बाहर नहीं निकाला गया तो ये आग में जल जाएंगे। इसलिए एक नियुक्त पुरुष ने उन्हें बाल पकड़कर बाहर निकाला, ठीक है। चलो अब देखो लो, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था, देख लो। भगवान बुद्ध के समय पटना नहीं था, पाटलीग्राम था। पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र बना, फिर पटना बना, ठीक है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने कहा था पटना के संबंध में कि यह गाँव एक दिन महानगर होगा, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा आग लगी इत्यादि से हमेशा पीड़ित रहेगा। अब देखो बच्चा लोग, आप लोग समझ सकते हो, सच में पाटलीग्राम से आज पटना बहुत बड़ा नगर बन गया है, लेकिन आज भी वहाँ लड़ाई झगड़ा होती रहती है, बाढ़ आ जाती है, मतलब कि बहुत मतलब कि लफड़ा दंगा फसांग होती ही रहती है। तो उनका कहना सत्य है कि नहीं। और अगला क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता दूं कि सिख संप्रदाय के लिए पटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। बस यही आपको लिखना है, ठीक है। और यही मैं आपको लिखा भी हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं यही लिखा हूँ कि बिहार राज्य की राजधानी पटना में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, इसलिए यह स्थल सिख संप्रदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। देखो मेरे विद्यार्थी लोग, ये पहला वीडियो जो मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँ, ठीक है। तो इसको अच्छे से दिमाग में एकदम शांति से पूरा वीडियो को लास्ट देखिए ना, ये पूरा क्वेश्चन आप समझ कर लिख देंगे, ठीक है। और मात्र एक और वीडियो दूंगा जिसमें आपको 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा, उसके बाद से क्लियर हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 16 पूछेगा, 8 एकदम गर्दा मचा कर लिखिएगा। देखिए जो क्वेश्चन आपको आसान लगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम लिख देंगे, इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा भी लिख सकते हैं, उसी क्वेश्चन को टच करिएगा। अब ये नहीं कि पता नहीं आधा याद है आधा याद नहीं है, उसको मत टच करिएगा, उसको अंत में टच करिएगा जब आपको न याद हो और दूसरा क्वेश्चन तब टच करिएगा, ठीक है। तो जल्दी से मेरे प्यारे स्टूडेंट, माँ सरस्वती की कृपा है, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट करके बताइए जय माँ सरस्वती, आप लोगों का पेपर कैसा गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ठीक है।